आपको पता है दुनिया में इस वक्त जितने परमाणु बॉम्ब हैं उनसे इस पृथ्वी को 1, 2 या 3 बार नहीं बल्कि 12 बार तबाह किया जा सकता है। 12 बार ये धरती उन परमाणु बमों से नष्ट हो सकती है जो इस वक्त दुनिया के तमाम देशों के पास मौजूद हैं। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि ये परमाणु बॉम्ब रखे कहां जाते हैं? ऐसी कौन सी जगह होती है जहां दुश्मन की नजर भी ना पड़े और वो निशाने पर भी? कौन सी लोकेशन से दुनिया का कौन सा शहर टारगेट किया गया है? किस परमाणु बॉम्ब के ट्रिगर पर किस नेता की उंगली है? ये राज आज तक किसी ने नहीं बताया, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के तमाम परमाणु हथियार कहां छिपाकर रखे गए हैं और अगर वो अपने गुप्त ठिकाने से बाहर निकले तो होगा क्या। मशरूम क्लाउड बनाने वाले ये परमाणु बम कभी किसी परेड में नहीं दिखाए जाते, क्योंकि ये प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि डर पैदा करने के लिए बनाए गए हैं। दुनिया की नजर इन पर ना पड़े, इसलिए इन परमाणु हथियारों को धरती के नीचे, पहाड़ों की तलहटी में, रेगिस्तान के बियाबान में और समुद्र की गहराइयों में छिपा कर रखा जाता है। दुनिया में हजारों ऐसे गुप्त स्थान हैं जहां न्यूक्लियर बम छिपा कर रखे गए हैं और लोगों को इन जगहों की जरा भी भनक नहीं। लेकिन हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि दुनिया के ज्यादातर परमाणु हथियार 3 जगहों पर छुपाए जाते हैं। सबसे पहली जगह मिसाइल साइलो। ये जमीन के नीचे गहरे गड्ढे में होते हैं। ऊपर से देखने पर कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन नीचे कयामत खड़ी होती। एक बटन दबते ही न्यूक्लियर मिसाइल इन साइलो से बाहर निकलती है और पलक झपकते ही अपने टारगेट की तरफ बढ़ जाती। दूसरी जगह एयरबेस यानी लड़ाकू विमानों का ठिकाना। कई देशों ने अपने परमाणु बम एयरबेस के भीतर अलग अलग बंकरों में छुपा कर रखे, जहां से फाइटर जेट कुछ ही मिनटों में परमाणु हमला कर सकते हैं। तीसरी और सबसे रहस्यमयी जगह न्यूक्लियर सबमरीन। ये वो पनडुब्बियां हैं जो महीनों तक समंदर की गहराई में रहती हैं। दुश्मन को ये तक पता नहीं होता कि परमाणु हथियारों से लैस ये शिकारी कहां घात लगाए बैठा है। यानी सरल शब्दों में कहें तो कयामत हमारे ऊपर नहीं बल्कि हमारे नीचे छिपी हुई। और कयामत की इस रेस में दुनिया के 3 बड़े प्लेयर सबसे तेज रफ्तार में दौड़ रहे हैं। सबसे पहले रूस, उसके बाद अमेरिका और फिर चाइना। रूस का ताजा अपडेट है कि उसने बेलारूस में अपनी घातक परमाणु मिसाइल ओरेशनिक तैनात कर पूरे यूरोप को टारगेट पर ले लिया। अमेरिका पिछले महीने ही अपनी परमाणु ताकत दिखा चुका है और चीन वो 2030 तक अपने परमाणु जखीरे को 2 गुना करने के टारगेट पर काम कर रहा है। सबसे पहले रूस की बात करते हैं। रूस के पास 5459 परमाणु बम, इनमें से ज्यादातर बर्फीले इलाकों और घने जंगलों के नीचे। वहां ऐसे साइलो हैं जो ऊपर से दिखाई तक नहीं देते, लेकिन उनके अंदर सबसे घातक हथियार छिपे हैं। इसके अलावा
रूस की न्यूक्लियर पनडुब्बियां आर्कटिक महासागर में लगातार गश्त करती रहती हैं, जहां से यूरोप के तमाम देश, अमेरिका और नेटो हर कोई पुतिन के टारगेट पर है। लेकिन परमाणु हथियारों के मामले में अमेरिका भी रूस को तगड़ी टक्कर दे रहा है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के पास 5177 परमाणु हथियार, रूस से थोड़ा सा कम, लेकिन अमेरिका का न्यूक्लियर नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उसके परमाणु बम सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी रखे गए। यूरोप के कई एयरबेस असल में अमेरिका के न्यूक्लियर स्टोरेज साइट। इसके अलावा अमेरिकी पनडुब्बियां हर महासागर में मौजूद, ऐसी जगहों पर जहां दुश्मन सोच भी नहीं सकता। अगर रूस, चीन या उत्तर कोरिया ने कभी अमेरिका की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो किस दिशा से उन पर वार होगा ये कोई नहीं जानता। अब जरा चीन का हाल जान लीजिए। चीन ने अपने कई परमाणु हथियार पहाड़ों की गहराई में छिपा कर रखे। उन पहाड़ों में ऐसी सुरंगें हैं जिनमें मिसाइलों से लदे ट्रक कई किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। आप इन्हें चीन की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी भी कह सकते हैं। इसके अलावा चीन की कई पनडुब्बियां भी परमाणु हथियारों से लैस हैं। बात करें इजराइल की तो वो अपने हथियारों के बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसके ज्यादातर परमाणु बम रेगिस्तान में छिपे हैं। जबकि किम जोंग का उत्तर कोरिया अपने परमाणु बमों को पहाड़ों की गहराइयों में छुपाकर रखता है। अब कल्पना कीजिए कि किसी एक देश ने भी अगर दूसरे पर परमाणु हथियार से हमला करने की गलती की तो क्या हो? जवाब में दूसरा देश भी परमाणु बम दागेगा और उसके बाद वो सिलसिला शुरू हो जाएगा जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ विनाश की सीढ़ी पर जाकर होता है। उसके बाद भी अगर कोई जिंदा बच गया तो न्यूक्लियर विंटर उसके शरीर के खून को सुखा देगा, क्योंकि न्यूक्लियर विंटर में पूरा आसमान कई वर्षों के लिए धूल और धुएं से ढक जाएगा। लिहाजा सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी और फसलें भी बर्बाद हो जाएंगी। करोड़ों लोग बीमारी और भुखमरी से मर जाएंगे। इसीलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि दुनिया की किसी भी कोने में जितने भी परमाणु हथियार जमीन के नीचे खामोशी से पड़े वो वहीं छिपे रहेंगे, क्योंकि जिस दिन वो बाहर आएंगे उस दिन कोई नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और मायामी में शांति की बात, लेकिन मैदान में बारूद की बरसात। अमेरिका में बंद कमरे, यूक्रेन में खुले आसमान से मौत। फ्लोरिडा में ट्रंप प्लान का टेस्ट चल रहा है। पुतिन और ट्रंप के दूत सामने सामने बैठकर ही अब बात भी कर रहे हैं। दूसरे कमरे में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दूत चर्चा कर रहे हैं। मायामी में शांति के लिए मंथन हो रहा है, लेकिन मिसाइलें रुक नहीं रही हैं। 2 दिन की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक शांति का कोई समाधान नहीं निकला। अब तीसरे दिन आखिरी कोशिश की जाएगी, लेकिन सवाल यही है कि मायामी से शांति निकलेगी या कीव और मॉस्को और जलेंगे।
अमेरिका के फ्लोरिडा में 20 तारीख को मियामी शांति वार्ता शुरू हुई थी। पहले दिन कोई नतीजा नहीं निकला। दूसरे दिन यानी 21 दिसंबर को वार्ता जारी है। अभी तक युद्ध विराम का कोई रास्ता नहीं निकला है और अब यह बातचीत 22 दिसंबर तक यानी लगातार तीसरे दिन भी जारी रह सकती है। सवाल है, युद्ध के 4 साल बाद अमेरिका में हो रही शांति वार्ता का कोई नतीजा निकलेगा भी या नहीं। मियामी में मंथन चल रहा है। यूरोप में 4 साल से बरसते बारूद पर पानी डालने का रास्ता ढूंढा जा रहा है। इस बातचीत में एक तरफ है रूस के विशेष दूत किरिल दिमित्रियेव, दूसरी तरफ यूक्रेन की ओर से है रुस्तेम उमेरोव। लेकिन ये दोनों सीधे बात नहीं कर रहे हैं। पुतिन और ज़ेलेंस्की के दूत अलग अलग कमरों में हैं और उनके बीच अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पुल का काम कर रहे हैं। रूस और अमेरिका दोनों ने बातचीत को सकारात्मक तो कहा है, लेकिन अभी तक ये बातचीत बेनतीजा ही है। दूसरी तरफ शांति वार्ता के दौरान भी रूस और यूक्रेन दोनों ने एक दूसरे को जिस बेदर्दी से घायल किया है और इस शांति वार्ता को डिरेल करने के लिए यूरोप के षड्यंत्र की जो खबर आ रही है, उसने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कीव या मॉस्को दहन के नए चरण का आरंभ तो नहीं होगा। मियामी में रूस और अमेरिकी डेलीगेशन के बीच बैठक हो रही। इस बैठक में अमेरिका ने रूस के सामने नया और संशोधित प्रस्ताव रखा। युद्ध विराम की शर्तों पर चर्चा हो रही, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन और यूरोप ने रूस में जबरदस्त हमले शुरू कर दिए। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की और यूरोप नहीं चाहते कि यूक्रेन में युद्ध विराम हो। यूरोप का मानना है कि अगर यूक्रेन में शांति स्थापित हुई तो पुतिन का यूरोप मिशन शुरू हो जाएगा। यानी फ्लोरिडा की गर्म हवा में बारूदी साजिश की बू घुल चुकी। एक तरफ बंद कमरों में युद्ध विराम के ट्रंप प्लान का टेस्ट चल रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन की सांस अटकी हुई, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग का भविष्य मियामी के होटल की 4 दीवारों के बीच लिखा जा रहा है। पर्दे के पीछे सबसे खतरनाक कूटनीतिक जंग चल रही, जहां होने वाला हर फैसला तय करेगा यूक्रेन और रूस पर और मिसाइलें बरसेंगी या फिर शांति का कोई रास्ता निकाला जाए। अब इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप और पुतिन दोनों इस युद्ध का अंत देखना चाहते हैं। ट्रंप युद्ध विराम चाहते हैं और पुतिन जीत के साथ नए साल का जश्न मनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसीलिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सबसे भरोसेमंद दूत किरिल दिमित्रियेव को फ्लोरिडा भेजा। किरिल दिमित्रियेव को पुतिन की रणनीतिक सोच का दिमाग कहा जाता है। दूसरी तरफ अमेरिका की ओर से पूरा मोर्चा संभाले हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद व रणनीतिक सलाहकार जेरेड कुशनर। सूत्र ये भी कहते हैं कि पुतिन को विटकॉफ पसंद है और पुतिन के कहने पर ही ट्रंप ने विटकॉफ को इस शांति समझौते का मुख्य दूत बनाया है। यह है ट्रंप प्रशासन का नया यूक्रेन प्लान, एक ऐसा प्लान जो रूस से समझौता चाहता है और यूक्रेन से कुर्बानी। ये बैठक युद्ध विराम से पहले की जंग, शांति समझौते का फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश, एक रोड मैप जिससे आगे चलकर सीज फायर, सुरक्षा गारंटी और विवादित इलाकों का फॉर्मूला तय हो सके। लेकिन ज़ेलेंस्की खुलकर कह चुके हैं यूक्रेन अपनी जमीन से पीछे नहीं हटेगा। न डोनेस्क न लुहांस्क, फ्री इकोनॉमिक जोन पर भी फैसला यूक्रेन की जनता करेगी और अगर सेना हटी भी तो मिरर डिप्लॉयमेंट होगा, यानी जितना रूस हटेगा उतना ही यूक्रेन। यानी मियामी अब वर्ल्ड वॉर डिप्लोमेसी का नया अड्डा बन चुका है और इस बीच मियामी से 9,200 किलोमीटर दूर जंग की तस्वीर और विनाशक होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
एक पुरानी कहावत है कि जब अपने घर में आग लगी हो तो दूसरों के घर में आग भड़काने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ऐसी बातों से ना तो आज तक कुछ सीख पाया है, ना ही वहां के हुक्मरानों ने कभी ऐसी बातों पर अमल करने की कोशिश की। पाकिस्तान चारों तरफ से संकट से घिरा हुआ है। पाकिस्तानी सेना हर दिन तालिबान और बलूच विद्रोहियों के हाथों बुरी तरह पिट रही है, लेकिन वहां के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नजर बांग्लादेश पर लगी हुई है। आखिर क्यों मुनीर बांग्लादेश में खूनी हालात बनाए रखना चाहते हैं? देखिए ये इनसाइड स्टोरी। पाकिस्तान में मुनीर की सेना हर तरफ से पिट रही। मुनीर के जिहादी ख्वाबों का मुल्क बुरी तरह तबाह हो रहा है। चलेंगे नीचे। पाकिस्तान अपनी ही आग में जलकर भस्म हो रहा है। जिन्ना के सपनों वाले देश की हालत हर फ्रंट पर खराब, लेकिन मौजूदा स्वयंभू खलीफा जनरल मुनीर का पूरा ध्यान आग में जलते हुए बांग्लादेश पर लगा हुआ है। मुनीर इस वक्त बांग्लादेश में लगातार हिंसा और खून खराबा चाहते हैं। मुनीर बांग्लादेश को अराजकता की आग में जलते हुए देखना चाहते हैं। जो मुनीर लगातार बांग्लादेश पर गिद्ध की तरह नजरें जमाए हुए और वहां हिंसा और बवाल के लिए जिहादी खुराक सप्लाई कर रहे हैं। उनकी अपनी सेना की कमर टूट चुकी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पिछले 24 घंटों में 3 बड़े हमलों से मुनीर की सेना को दहला दिया। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार 3 बड़े हमलों में पाकिस्तान के 13 सैनिकों की मौत हो गई। बलूचिस्तान के पंजगुर में बीएलए ने घात लगाकर सेना का आर्म्ड व्हीकल उड़ा दिया। खुशदार में हुए भयानक विस्फोट में सैन्य वाहन तबाह हो गए। कैच में सेना और बलोच लड़ाकों में आमने सामने फायरिंग हुई। एक हफ्ते में बीएलए के 16 हमलों में 40 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में भी अफगान तालिबान की बारूदी मूवमेंट जारी है। वजीरिस्तान की पहाड़ियों से बड़ी संख्या में तालिबान लड़ाकों की एंट्री का दावा किया गया। तालिबान आर्मी ने हथियार लहराकर पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि टीटीपी लड़ाकों के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना पर हमले और तेज किए जाएंगे। पाकिस्तानी सेना के लिए बड़ा चैलेंज बन चुके टीटीपी को लेकर यूएन की एक रिपोर्ट में भी बहुत बड़ा दावा किया गया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में हमलों के लिए टीटीपी के 6000 लड़ाके तैयार। खैबर पख्तूनख्वा के खोस्त, कुनार और नंगरहार में टीटीपी की मौजूदगी। टीटीपी नेता नूर वली महसूद के काबुल कनेक्शन का दावा भी किया गया। अंदर से और बाहर से भी पाकिस्तान की हालत खस्ता होने के बावजूद मुनीर का पूरा फोकस बांग्लादेश पर क्यों है? इसके पीछे असली मकसद समझना बहुत जरूरी है। तो आतंक की आग और बगावत की आंधी में पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन मुनीर बांग्लादेश के लिए सल्तनत बांग्ला का ख्वाब देख रहे हैं। मुनीर का यह सपना एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है जिसे वो अंजाम देने में जुटे।
मुनीर की वो बड़ी साजिश आखिर क्या है? दरअसल मुनीर का एजेंडा है बांग्लादेश को भारत के खिलाफ उकसाना और बांग्लादेश के मौजूदा हालात से अपना फायदा उठाना, जिसे अब साफ तौर पर देखा भी जा रहा है। बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर उसे सुलगाने के पीछे मुनीर का असली एजेंडा क्या है, अब आपको वो भी समझाते हैं। दरअसल पाकिस्तान प्रायोजित कट्टरपंथ के निशाने पर भारत है। जमात इस्लामी के सहारे भारत विरोधी फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। भारत के खिलाफ बांग्लादेश को इस्तेमाल करने की मुनीर नापाक साजिश रच रहे हैं। बांग्लादेश में मार्शल लॉ लगाने के लिए वहां हालात बिगाड़ना चाहती है पाक आर्मी। बांग्लादेश में पाकिस्तान की तर्ज पर ही जिहादी संगठनों को मजबूत करने की चाल चली जा रही है। उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में जो हिंसा और बवाल देखने को मिल रहा है वो असल में आईएसआई, आसिम मुनीर और पाकिस्तानी कट्टरपंथियों की साजिश का ही नतीजा है। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बर्बर भीड़ द्वारा निर्मम हत्या के बाद एक दूसरे हिंदू युवक गोविंदा बिस्वास के हाथ में कलावा देखकर उससे मारपीट की गई। इसके अलावा बांग्लादेश की कट्टरपंथियों ने हिंदू महिलाओं को धमकी दी कि हिजाब नहीं पहनने पर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसी खौफनाक घटनाओं के बीच बांग्लादेश में इस्लामिक स्टेट के झंडे भी लहराए जा रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई इस बार ज्यादा खतरनाक साजिश रच रही है। ग्रेटर बांग्लादेश या सल्तनत बांग्ला जैसे शेख चिल्ली सपने को पूरा करने के लिए इस वक्त बांग्लादेश में पाकिस्तान के कम से कम 8 आतंकी संगठन पूरी तरह एक्टिव है। एक तरफ बांग्लादेश के युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें आत्मघाती बनाया जा रहा है और उन्हें भारत के खिलाफ उकसाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के आतंकी संगठन बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर के पास सक्रिय हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लश्कर, जैश, अंसार अल इस्लाम, जमातुल अंसार, नियो जेएमबी और हिज्ब उत तहरीर के आतंकी बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर के पास कैंप कर रहे हैं। ये सब अचानक नहीं हुआ है। ये मुनीर की उस शातिर साजिश का हिस्सा है जिसमें बांग्लादेश को भारत के खिलाफ मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। असल में पाकिस्तान की शातिर खुफिया एजेंसी आईएसआई चाहती है कि बांग्लादेश में होने वाले चुनाव टल जाएं। आईएसआई बांग्लादेश में अराजकता और अस्थिरता बनाए रखना चाहती है ताकि वहां कट्टरपंथी जमात को दोबारा पैर जमाने के लिए जमीन मिल सके। आईएसआई चाहती है कि जमात इस्लामी बांग्लादेश की सत्ता पर पूरी तरह काबिज हो जाए। हालांकि फिलहाल बांग्लादेश में जिहादी संगठन जमात इस्लामी छात्रों को भड़काने में तो कामयाब है, लेकिन अभी वो चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार नहीं। इसलिए बांग्लादेश में मौजूद हिंसा और प्रदर्शन या तो चुनाव को टाल सकते हैं या फिर ये हिंसा जमात के लिए नए कट्टरपंथी कैडर का इंतजाम कर सकती है। दरअसल पाकिस्तान नहीं चाहता कि बांग्लादेश में कोई ऐसी सरकार आए जो भारत से रिश्ते सुधारे। यही वजह है कि पाकिस्तान की हालत बुरी तरह खराब होते हुए भी सेना की वर्दी पहनने वाला मुल्ला मुनीर मिशन बांग्लादेश में जोर शोर से जुटे हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच। पाकिस्तान अब एक देश नहीं बल्कि भिखारियों का एक्सपोर्ट हाउस बन चुका है। पाकिस्तान की सरकार अपने नागरिकों को रोजगार देने में पूरी तरह फेल हो चुकी है और मुस्लिम देशों से ही एक ऐसी खबर आई है जिसने पाकिस्तान को इंटरनेशनल बेइज्जती में नंबर 1 का सर्टिफिकेट दे दिया। पाकिस्तान को अब दुनिया एक राष्ट्र की तरह नहीं, एक सिक्योरिटी रिस्क की तरह देख रही है। शहबाज शरीफ की सरकार IMF के सामने कटोरा लेकर खड़ी है तो दुनिया के सामने पाकिस्तानी नागरिक, यही है पाकिस्तान की ग्लोबल पहचान। आखिर कैसे मुस्लिम देश या पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, खास रिपोर्ट देखिए। दुनिया जान चुकी है पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी सरकार IMF के सामने हाथ फैलाती है और अब उसके नागरिक पूरी दुनिया में कटोरा लेकर घूमते पकड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही कर्ज और भीख पर टिकी हुई है, अब उसी का असर आम नागरिकों पर साफ दिखने लगा है।
रोजगार के नाम पर विदेश जाने वाले पाकिस्तानी नागरिक टूरिस्ट वीजा लेकर दूसरे देशों में पहुंच रहे हैं और फिर सड़कों पर भीख मांगते हुए पकड़े जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि अब तो मुस्लिम देश भी पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सऊदी अरब, यूएई और अजरबैजान तीनों ने हजारों पाकिस्तानियों को भिखारी बताकर बाहर निकाल दिया है। सऊदी अरब ने 24,000 पाकिस्तानी भिखारियों को निकाल दिया है। यूएई ने 6,000 पाकिस्तानी भिखारियों को देश से बाहर कर दिया है। अजरबैजान ने भी 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट कर दिया है। तीनों मुस्लिम देशों ने 32,500 पाकिस्तानी भिखारियों को निकाल दिया है। पाकिस्तान के फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA के डायरेक्टर जनरल रिफत मुख्तार रजा ने खुद नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि इस साल दुनिया भर से 51,000 पाकिस्तानी भिखारियों को निकाला गया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कर्ज पर जिंदा है और उसकी जनता अब दुनिया के दरवाजों पर भीख मांगती नजर आ रही है। टूरिस्ट वीजा लेकर विदेश जाने वाले पाकिस्तानी घूमने नहीं, भीख मांगने जाते हैं। सड़कें, मस्जिदों के बाहर, मॉल्स के सामने हर जगह एक ही कहानी। जब ये लोग लौटने से इनकार करते हैं, कानून तोड़ते हैं, तब मजबूरी में इन देशों को सख्त कार्रवाई करनी पड़ती है। ये वही पाकिस्तान है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC में खुद को मुस्लिम दुनिया का नेता दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन हकीकत यह है कि मुस्लिम देश ही अब पाकिस्तानियों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। UAE, ओमान और कतर पहले ही पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा नियम सख्त कर चुके हैं। इन देशों की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तानी नागरिक अपराध, कट्टरपंथ और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी गतिविधियों में शामिल पाए गए। यहां तक कि खुद पाकिस्तान भी अपने भिखारियों से परेशान है। पाकिस्तान भिखारियों का निजाम कैसे बना, आप खुद देखिए। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी करीब 24 करोड़ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 4 करोड़ भिखारी हैं। कराची में एक भिखारी औसतन हर रोज 2,000 रुपए कमाता है, यानी महीने की कमाई 60,000 रुपए। पाकिस्तान में अच्छे इंजीनियर्स भी इतना नहीं कमाते। लाहौर में एक भिखारी औसतन हर रोज 1,400 रुपए कमाता है, यानी महीने की कमाई 42,000 रुपए। इस्लामाबाद में एक भिखारी औसतन हर रोज 950 रुपए कमाता है, यानी महीने की कमाई 28,500 रुपए। पूरे पाकिस्तान में सभी भिखारियों की रोजाना औसतन कमाई लगभग 32 अरब रुपए है। साल में भिखारियों की कुल कमाई 117 खरब रुपए यानी लगभग 42 बिलियन डॉलर है। सवाल बड़ा है, क्या पाकिस्तान अपनी गिरती साख को संभाल पाएगा? क्या आर्थिक बदहाली से जूझ रहे इस देश के नागरिकों को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा, या फिर दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान एक भीख मांगने वाले देश के रूप में ही बनी रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बात करते हैं अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के उस मिशन की जिसे अब तक खुले तौर पर सबसे खतरनाक तो नहीं कहा जा पाया, लेकिन आने वाले वक्त में यह अंतरिक्ष की सबसे बड़ी शक्ति परीक्षा बन सकता है। इस मिशन की जिम्मेदारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा के नए चेयरमैन को सौंप दी है। 2 दिन पहले जेरेड आइस्टमैन को नासा का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया और शपथ लेते ही ट्रंप ने उनके कंधों पर सबसे भारी बोझ डाल दिया। एक ऐसा टास्क जो अगर पूरा हुआ तो अंतरिक्ष में परमाणु सुनामी ला सकता है। क्या है वो सीक्रेट मिशन जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पसंद के शख्स को नासा की कमान सौंपी? देखिए ये खास रिपोर्ट। नासा के नए चेयरमैन जेरेड आइजैकमैन के सिर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कांटों भरा ताज रख दिया। कुर्सी संभालते ही आइजैकमैन को वो जिम्मेदारी दे दी गई है जो उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण मिशन साबित हो सकती है। दरअसल ट्रंप ने नासा के नए चेयरमैन को चांद की एक अनोखी रेस जीतने का टास्क दिया। ये रेस चांद पर पहुंचने की नहीं, बल्कि वहां परमाणु बेस बनाने की रेस है। इस दौड़ में अमेरिका के सामने रूस और चीन मिलकर खड़े हैं और सवाल सिर्फ एक है कि सबसे पहले चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर कौन लगाएगा? 1960 के दशक में दुनिया ने पहली बार चांद तक पहुंचने की रेस देखी थी। एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत संघ।
उस ऐतिहासिक रेस में अमेरिका ने बाजी मारी। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग के कदम चांद की सतह पर पड़े और इतिहास बदल गया। लेकिन अब करीब 55 साल बाद एक नई स्पेस रेस शुरू हो चुकी। मंजिल वही चमकता हुआ चांद, लेकिन इस बार लड़ाई झंडा गाड़ने की नहीं, बल्कि वहां पहला परमाणु रिएक्टर बनाने की। जो देश सबसे पहले चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर खड़ा करेगा, वो सिर्फ रिसर्च ही नहीं करेगा, वो वहां इंसानी बस्ती बसा सकता है। और उसके पास होगा लगातार मिलने वाला ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो कभी बंद नहीं होगा। ऐसा स्रोत जो चांद की 2 हफ्ते लंबी रातों में रोशनी भी देगा और जमा देने वाली ठंड में गर्मी भी। यही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि वो देश चांद के उस हिस्से को कीप आउट जोन घोषित कर दे, यानी बाकी देशों के लिए खुली चेतावनी कि इस इलाके से दूर रहो। यही वजह है कि नासा की कमान संभालते ही आइजैक मैन इस मिशन पर जुट गए। उनकी अगुवाई में नासा ने चांद पर परमाणु रिएक्टर लगाने की रफ्तार तेज कर दी है। वैज्ञानिकों को सीधा आदेश दिया गया है, 2030 तक 100 किलोवाट का परमाणु रिएक्टर चांद की सतह पर पहुंच जाना चाहिए। नासा की इस जल्दबाजी के पीछे सबसे बड़ा कारण है रूस और चीन का गठबंधन। 2021 में रूस और चीन ने इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन बनाने के लिए समझौता किया। प्लान के मुताबिक 2033 से 2035 के बीच चांद पर परमाणु रिएक्टर लगाया जाएगा। और इसी साल मई में रॉसकॉस्मॉस और सीएनएसए ने चांद पर ल्यूनर पावर स्टेशन बनाने का औपचारिक ऐलान भी कर दिया। इसलिए अमेरिका चाहता है कि रूस और चीन से पहले वो किसी भी सूरत में चांद पर अपना परमाणु बेस बना ले। अब यह समझना भी जरूरी है कि चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर इतनी मारामारी क्यों। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है और एक रात भी 14 दिन लंबी होती है, वो भी जानलेवा ठंड में। यानी सिर्फ सोलर पैनल और बैटरी के भरोसे वहां रहना लगभग नामुमकिन है। इसलिए परमाणु रिएक्टर ही वो चाबी है जो चांद पर 24 घंटे जिंदगी को मुमकिन बना सकती है। इसी मिशन के लिए अमेरिका पूरी ताकत झोंक रहा है, तो रूस और चीन भी पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन तकनीकी तौर पर यह मिशन बेहद मुश्किल है। नासा का स्टारशिप ल्यूनर लैंडर अभी भी टेस्टिंग फेज में है। कई ऐसी तकनीकें हैं जो अब तक कभी इस्तेमाल ही नहीं की गई। दूसरी तरफ रूस के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का दावा है कि उनकी तकनीक अमेरिका से बेहतर है और अनुभव नासा से ज्यादा। वहीं चीन एक ऐसा मुल्क है जो चुपचाप काम करता है। वो अपनी स्पेस तकनीक अक्सर गोपनीय रखता है, लेकिन चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने के लिए उसे रूस के साथ तकनीक साझा करनी ही पड़ेगी। 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चांद तक पहुंचने की रेस थी और उस दौर में अमेरिका इतिहास रचने में कामयाब था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब मुकाबला सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं, बल्कि एक सुपर पावर और 2 महाशक्तियों के गठबंधन के बीच है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चांद को इस बार कौन जीतेगा, कौन वहां अपनी परमाणु ताकत की सबसे पहले नुमाइश करेगा। चांद पर परमाणु बेस बनाने की रेस शुरू हो चुकी है। दोनों खिलाड़ियों को इंतजार है चमकते चांद की पथरीली सतह पर पहुंचने का। जो पहले पहुंचेगा वो अंतरिक्ष में ताकत की नई कहानी लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका में कुछ दिन पहले एक वैज्ञानिक की हत्या के बाद से हड़कंप मचा है। जिनकी हत्या की गई वो कोई साधारण वैज्ञानिक नहीं थे, वो प्लाज्मा साइंस एंड फ्यूजन सेंटर के डायरेक्टर थे। उन्हें फ्यूजन टेक्नोलॉजी का मास्टरमाइंड कहा जाता था, यानी अमेरिका के नामचीन परमाणु वैज्ञानिक। अमेरिका में सनसनीखेज मर्डर के तार ईरान से जुड़ रहे हैं, क्योंकि इन वैज्ञानिक को इजरायल का कट्टर समर्थक माना जाता था। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ईरान ने इजरायल के बदले का खेल
अमेरिका में शुरू कर दिया। अगर इजराइल ईरान में घुस सकता है तो क्या ईरान अमेरिका में नहीं घुस सकता? क्या ये ईरान अमेरिका में डायरेक्ट युद्ध का संकेत है? इस खास रिपोर्ट से समझिए। ईरान और इजराइल में कुछ महीने पहले जिस बारूद में धमाका हुआ था, उसकी आंच अब तक महसूस की जा रही है। तेहरान और तेल अवीव के युद्ध में क्या अब अमेरिका को भी टारगेट बनाया जा रहा है? अब से सिर्फ 3 दिन पहले अमेरिका की धरती पर गोलियां चली। MIT के सीनियर वैज्ञानिक, फ्यूजन टेक्नोलॉजी के मास्टरमाइंड 47 साल के नूनो FG लॉरिरो को उनके घर के अंदर ही गोलियां चलाकर मार दिया गया। लॉरिरो कोई आम वैज्ञानिक नहीं थे। वो MIT के प्लाज्मा साइंस एंड फ्यूजन सेंटर के डायरेक्टर थे। एनर्जी, न्यूक्लियर फिजिक्स और भविष्य की टेक्नोलॉजी में माहिर। जहां दुनिया की निगाहें थीं, वहां लॉरिरो थे। और सबसे अहम बात, उन्हें इजराइल का कट्टर समर्थक माना जाता था। तो सवाल उठना लाजमी, क्या अमेरिका अब सुरक्षित नहीं रहा? क्या ईरान इजराइल का बदला अमेरिका से ले रहा है? क्या ईरान के इशारे पर अमेरिकी वैज्ञानिक की हत्या की गई? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब से कुछ महीने पहले इजराइल ने ईरान में घुसकर उसके 10 परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर दी। पहली तस्वीर में है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड अली शमखानी। वो न सिर्फ ईरान का पूरा परमाणु कार्यक्रम चला रहे थे, बल्कि वो ईरान के सुप्रीम कमांडर खामनेई के सीनियर एडवाइजर भी थे। ईरान के पूरे परमाणु प्रोग्राम की जिम्मेदारी शमखानी के कंधों पर ही थी। वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के कई राज जानते थे, लेकिन इजराइल ने उन्हें मिसाइल हमले में मार दिया। आप घर के अंदर की तस्वीरें भी देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आखिर इजराइल ने कितना सटीक हमला किया हो। पूरे घर में बारूदी मलबा बिखरा पड़ा है। इन 2 तस्वीरों में आप इजराइल का एक और बड़ा अटैक देख सकते हैं। पहली तस्वीर में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद मेहंदी तेहरानची, तो दूसरी तस्वीर में मलबे में तब्दील हो चुका उनका घर। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि इजराइल ने कैसे उनका पूरा घर ढेर कर दिया। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त डॉक्टर मोहम्मद मेहंदी की पत्नी और बच्चे घर में ही थे। डॉक्टर मेहंदी न्यूक्लियर साइंटिस्ट होने के साथ साथ इस्लामिक आजादी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी थे। तब ईरान के वैज्ञानिकों को मारने के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को इजराइल के वजूद के लिए खतरा बताया। दुनिया जानती है इस ऑपरेशन में अमेरिका ने इजराइल की खुलकर मदद की थी। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने इसे कबूल भी कर लिया था। तो क्या अब कहानी पलट रही है? यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि इजरायली इंटेलिजेंस इस हत्या को ईरान के बदले के तौर पर देख रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल अपनी जांच लॉरिरो की रिसर्च के संवेदनशील क्षेत्र को ध्यान में रखकर कर रहा है। वो एनर्जी और न्यूक्लियर फिजिक्स में दुनिया के जाने माने रिसर्चर्स में से एक थे। उन्होंने भविष्य की टेक्नोलॉजी के विकास से जुड़े रिसर्च सेंटर्स में अहम भूमिका निभाई थी। ये उनकी अहमियत को दिखाता है। इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि ईरान ने अपने वैज्ञानिकों की मौत का बदला अमेरिका के बड़े परमाणु वैज्ञानिक को मारकर लिया। फिलहाल इस हत्या को किसी देश या इंटेलिजेंस ऑपरेशन से जोड़ने वाला कोई पक्का सबूत नहीं। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक की हत्या नहीं, ये न्यूक्लियर पावर, इंटेलिजेंस वॉर और ग्लोबल बदले की राजनीति की कहानी हो सकती है। आज एक वैज्ञानिक मारा गया, कल एक देश जवाब देगा और परसों दुनिया उसकी कीमत चुकाएगी। यह हत्या सिर्फ एक केस नहीं, यह एक संकेत हो सकता है। संकेत युद्ध का, संकेत बदले का, संकेत उस टकराव का जिसमें ईरान और अमेरिका आमने सामने खड़े हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।